आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम लक्षण की ओर। लक्षण 3, अपनापन रखते हैं। आज के इस दौर में अकेलापन एक नई महामारी बन गई है। अकेलापन को दूर करने के लिए मेल मिलाप बढ़ाकर लोगों के साथ अपनापन स्थापित करना ही सबसे बड़ी दवा है। याद रखिए, अपनेपन से तो पराया भी अपना हो जाता है और अपनेपन के बिना अपना भी पराया हो जाता है। अपनापन एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके दम पर पूरी दुनिया को जीता जा सकता है, पूरी दुनिया को अपना बनाया जा सकता है। जब अपनेपन के साथ लोगों से सुख दुख की अच्छी बुरी बातें करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर भी जब अजनबियों से मिलते हैं, उनसे बहुत सारी अपेक्षा रखे बिना मात्र भरपूर बातें करते हैं, तब हमारा सफर कितना सुहाना हो जाता है। प्रतिदिन यदि अपनों से अपनेपन के साथ बातचीत करेंगे और साधर्मियों से वात्सल्य रखेंगे, तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सच में यदि हम इंसान हैं, तो हमारा ज्यादा समय इंसानों के साथ ही व्यतीत होना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या लोहे की एक अकेली सरिया बिल्डिंग बना सकती है? मित्र ने हैरान होकर कहा, कैसी बात करते हो? क्या कभी एक सरिये से बिल्डिंग बन सकती है? कभी नहीं। बिल्कुल सही। जब 4 लोहे की सरिया आपस में मिलती हैं, तब एक पिलर बनता है, फिर उन पिलर से बिल्डिंग बनती है। मैंने कहा, तो फिर आज इंसान अकेले खुद से ही अकेलेपन से खुशी का जीवन कैसे जी सकता है? खुशी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने को खुशी देने वाले लोगों के पास रहना, उनसे बातचीत करना और उनमें अपनापन स्थापित करना। मित्र ने पूछा, मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि मुझे कौन खुशी देने वाला है? मैंने कहा, इसके लिए 2 उपाय बताता हूं। पहला, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त अर्थात नैरो माइंडेड वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित अर्थात ब्रॉड माइंडेड वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। अभी हम अपने आसपास के 2-4 लोगों को पूरी दुनिया समझ लेते हैं। यदि यह अच्छे हैं तो सब अच्छे होंगे, और ये खराब तो सब खराब। दुनिया इतनी छोटी सी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं। कभी भी किसी से मिलें तो अपनी पुरानी सोच और पुराने हठाग्रहों के साथ न मिलें। आप उनमें हर बार नया देखने की कोशिश करें और बिल्कुल ताजेपन के साथ उनसे मिलें। हो सकता है कि उनके साथ पहले कभी हमारा कोई अनुभव अच्छा नहीं रहा हो, परंतु यदि अब आप जब भी उनसे मिलते हैं और उन्हीं पुराने अनुभवों के साथ मिलते हैं, तो आप आज की नई मुलाकात का मजा ही नहीं ले पाते हैं, जो अब हैं ही नहीं। उन पुराने ख्यालों में ही खोए रहते हुए कि वह क्या सोच रहा होगा, इस सोच के चक्कर में कुछ नया सोच ही नहीं पाते हैं। अरे भाई, वह कुछ भी नहीं सोच रहा होगा। क्या उसके पास अपने जीवन की कोई और दूसरी बातें नहीं है, जो वह बस आपके ही बारे में सोचता रहे? जब हम अपनी पुरानी सोच के साथ ही बने रहते हैं, तब हमारे नए संबंध नहीं बन पाते हैं, और जो पुराने संबंध हैं, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। यदि सामने वाला पुराने अनुभव के साथ भी जी रहा है, तो कम से कम आप तो पहल कीजिए उनसे नए अनुभव के साथ मिलने की। तभी तो आपको नया अनुभव मिलेगा। यदि पुराने अनुभवों के साथ ही मिलेंगे, तो फिर अनुभव भी पुराना वाला ही मिलेगा, नया वाला नहीं। मजे की बात तो यह है कि दोनों ही उस पुराने अनुभव के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, न ही उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। परंतु सारी परेशानियां खड़ी ही यही हैं कि पहले पहल कौन करे। वह एक पहल होते ही पुराना सारा बुरा अनुभव खत्म हो जाने वाला है। आप उनकी छोड़िए, अब आप तो समझदार हो गए हैं ना?
आपको तो पता चल गया कि इतने छोटे से जीवन में किसी के बुरे अनुभव को क्यों याद रखना। उनके ही साथ के अच्छे अनुभव कम हैं क्या, जो उनको छोड़कर बुरे अनुभवों को याद रखूं। यदि किसी एक व्यक्ति के साथ अनुभव अच्छा भी नहीं रहा, तो फिर यह जरूरी थोड़ी ही है कि उसी प्रकार के सभी लोग बुरे ही होंगे। अरे, यह तो समय समय की बात है। उस समय उस व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं होगा, तो कोई बुरा अनुभव हो गया होगा, परंतु वह व्यक्ति ही हर समय खराब नहीं है। इसलिए एक समय के अनुभव के आधार पर उसे जीवन भर जज नहीं करते रहना चाहिए। वह समय जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हमें उसकी एक अवस्था के आधार पर ही उस पूरे व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए। वह एक अवस्था उसके इतने बड़े जीवन का एक बहुत छोटा सा ही भाग है। उसका जीवन तो बहुत बड़ा है। याद रखिए, एक पर्याय खराब होने से पूरा द्रव्य खराब नहीं होता है। अब आते हैं दूसरे उपाय पर। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणीजनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। सबसे पहले तो अपनी तरफ से अपने मन में सब जीवों के प्रति प्रेम का ही भाव होना चाहिए। आप किसी से भी मिले, उसके प्रति बुरे भाव को छोड़कर प्यारी सी मुस्कान के साथ उससे आंख मिलाना शुरू कीजिए। अब मैं आपको 4 अन्य उपाय भी बताता हूं। पहला, दुनिया में कुछ लोग अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, उनको पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, जब आपको पता चल गया है कि वह व्यक्ति आपसे अधिक गुण वाला है, आपको उससे जरूर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो उनके प्रति अपने मन में एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। तीसरा, यदि कोई दुखी व्यक्ति है, तो उसके प्रति अपने मन में करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि वह तो बेचारा पहले से ही दुखी है। यदि हमने भी उसे दुखी ही किया, तो वह और ज्यादा दुखी ही होने वाला है। क्यों ना अपनी करुणा और सहानुभूति से उसे कुछ देर के लिए खुशी दें। उसको थोड़ी सी खुशी देकर आप अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशी महसूस करेंगे। चौथा, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इस दुनिया को बर्बाद करने में ही लगे हुए हैं। उनसे आपको दूरी बनाकर चलना है। इस प्रकार आप लोगों का चयन कर सकते हैं। मित्र ने पूछा, हम ज्यादा समय किन लोगों के साथ व्यतीत करें? मैंने समझाया, पूरी दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहला, जो ज्यादातर दूसरे लोगों के बारे में ही बात करते हैं, जिन्हें आप जघन्य स्तर का कह सकते हैं। दूसरा, जो ज्यादातर घटनाओं के बारे में ही बातचीत करते हैं, उसी की जानकारी जुटाते रहते हैं, जिन्हें आप मध्यम स्तर का कह सकते हैं। तीसरा, जो विचारों, सिद्धांतों और सार्वभौमिक सत्य पर ज्यादा बातचीत करते हैं, आप उन्हें हाई लेवल अर्थात उत्तम स्तर का कह सकते हैं। अब आप देखिएगा कि आपको क्या पसंद है या आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं। उस स्तर के व्यक्ति को पहचान कर उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करें। मित्र ने अपनी समस्या रखी, पर सुखी जी, हमारी ज्यादा बातचीत हो ही नहीं पाती है, क्योंकि हम दोनों के विचार अलग अलग होते हैं, तो झगड़ा हो ही जाता है। मैंने समझाया, सबसे पहले तो हम ये क्यों सोचते हैं कि जैसा मैं सोचता हूं सामने वाला भी वैसा ही सोचे। अरे, वह भी वैसा ही क्यों सोचे? उसका भी तो अपना अस्तित्व है, उसके भी तो अपने विचार हैं, उसे भी तो सोचने विचारने की स्वतंत्रता है। क्यों नहीं दोनों के अच्छे अच्छे नए नए विचारों का खूब आदान प्रदान होना चाहिए। यदि हम दोनों ही एक दूसरे के विचारों को सुने और उसकी पीछे की अपेक्षाओं को समझें, तो झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। परंतु जब हम स्वस्थ बातचीत करने की बजाय हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, उन्हें सामने वाले पर थोपना चाहते हैं, तो झगड़ा शुरू होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि एक ही कार में एक ही स्थान पर ब्रेक और एक्सीलरेटर रहते हैं, तो क्या वह दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं? नहीं, अपितु एक दूसरे को सहयोग करते हैं। एक्सीलरेटर तो कार को बहुत तेज भगाने का काम करता है और ब्रेक कार को रोकने का काम करता है।
जब उन दोनों को उनके काम के एंगल से देखते हैं तो हमें दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी नजर आते हैं, परंतु जब पूरी कार के एंगल से उसको देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी नजर आते हैं। वैसे ही यदि हम चीजों को अच्छे से, पूरे तरीके से देखना चाहते हैं तो हमें अपने साथ साथ सामने वाले के विचारों को भी महत्व देना आना चाहिए। दोनों की ही अपनी अपनी उपयोगिता है, परंतु हमें जब जिसकी जरूरत हो तब उसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरे को खत्म नहीं कर देना चाहिए, उसको भी साथ में ही रखना चाहिए। न जाने कब उसकी जरूरत आ पड़े। आप हाईवे पर बहुत तेजी से कार चला रहे हैं तो माना कि अभी एक्सेलरेटर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक को बेकार मानकर निकाल नहीं देना चाहिए। जान बचाने के लिए तो वही काम में आने वाला है। इसीलिए हमें खुलकर भरपूर बातचीत करना चाहिए। विचारों को अंदर ही घुमाते रहने की जगह बाहर व्यक्त करना चाहिए। बस अपने आग्रहों को, अपनी मान्यताओं को जबरदस्ती सामने वाले को मनवाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। इसलिए तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि मतभेद हो तो चलेगा, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। जब उस वस्तु में ही बहुत सारी विशेषताएं हैं तो जायज ही है। कभी कोई किसी को मुख्य करेगा, कभी कोई किसी को। इसीलिए सबके विचारों और वचनों का सम्मान करते हुए अपने विचारों को रखना चाहिए। एक बार की बात है कि 6 अंधे व्यक्ति एक जंगल में बैठे हुए थे। वहां उन्हें एक जानवर की आवाज सुनाई दी तो उनको लगा कि वहां पास चलकर देखते हैं कि कौन है। जब पास जाकर उसकी आवाज सुनी तो पता चला कि यह तो एक हाथी है। तो उनमें से एक व्यक्ति को यह विचार आया कि आओ, आज अपन सब मिलकर हाथी का पता लगाते हैं कि हाथी कैसा होता है। एक व्यक्ति धीरे धीरे हाथी के पास जाते ही उसके हाथ में हाथी का पैर आ गया और वह जोर जोर से बोलने लगा कि हाथी तो खंभे के जैसा होता है। दूसरा व्यक्ति हाथी के पेट पर हाथ फेरता हुआ बोला, अरे नहीं, हाथी तो दीवार के जैसा होता है। तीसरा व्यक्ति हाथी के कान को पकड़कर वह जोर से बोल उठा, नहीं नहीं, हाथी तो सूप जैसा होता है। चौथा व्यक्ति हाथी की सूंड को पकड़कर उछल पड़ा, हाथी तो झूले जैसा होता है। पांचवां व्यक्ति हाथी के दांत को पकड़ते हुए कहता है, हाथी तो भाले जैसा है। छठा व्यक्ति हाथी की पूंछ को पकड़ते हुए कहता है, वह बिल्कुल रस्सी जैसा है। अब छहों आपस में बहुत जोर जोर से लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हाथी तो खंभे जैसा है, कोई कह रहा है कि नहीं, हाथी तो दीवार जैसा है। कोई कह रहा था कि हाथी तो झूले जैसा है, कोई भाले जैसा, तो कोई रस्सी जैसा कह रहा है। तभी वहां उस हाथी का मालिक आया और बोला कि हे भाइयों, तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो। थोड़े ही देर में उसे सब कुछ समझ आ गया है और बोला, अरे भाइयों, आप लोगों ने हाथी का एक ही भाग पकड़ा है और उसे ही पूरा हाथी मान रहे हो, इसलिए तुम्हारे विचार नहीं मिल रहे हैं। यदि ऐसा कहोगे कि हाथी का पैर खंभे जैसा है तो ठीक है, परंतु आप जानते तो हो इसके एक भाग को और बोलते हो उस पूरी वस्तु के बारे में, तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। यदि उसके एक भाग को, एक पक्ष को जानकर उसे एक पक्ष का ही बोलोगे तो वह गलत नहीं होगा, न ही झगड़ा होगा। जैसे यदि यह कहा जाए कि हाथी का पैर खंभे के समान है, कान सूप के समान है, पेट दीवार की समान है, दांत भाले के जैसे और पूंछ रस्सी के जैसी हैं, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि यह कथन उस अपेक्षा से सही है, परंतु पूरी वस्तु के अपेक्षा से ठीक नहीं है। एक समय में जो बोला जाता है वह उसकी किसी एक विशेषता के बारे में ही बोला जाता है। एक समय में सब कुछ कहना संभव नहीं है, परंतु जो कहा नहीं जा रहा है, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जो नहीं कहा गया है वह है ही नहीं। जिस समय जो कहा जा रहा है वह उस समय उस अपेक्षा से 100% सही है। जैसे हाथी पेट की अपेक्षा से दीवाल के जैसा ही है, जब हम उसमें अपेक्षा लगा देते हैं तब उस वाक्य में ही का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी और सच्ची बातचीत के लिए, मधुर संबंधों के लिए
अपेक्षा समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सच में यदि हमें खुश होना है तो अकेलेपन को दूर कर लोगों से मिलना चाहिए। इन 13 आसान उपायों से आप लोगों को अपना बना सकते हैं। पहला, अपना कुछ समय लोगों के साथ जरूर बिताने की कोशिश करें। दूसरा, सिर्फ आपको ही पूरे समय नहीं बोलना है, सामने वाले को भी तसल्ली से सुनना आना चाहिए। तीसरा, सामने वाले के दोषों पर ज्यादा ध्यान न देकर उनके गुणों को पहचान कर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। चौथा, अच्छे लोगों के प्रति जिज्ञासु बनना चाहिए। पांचवा, अपने जैसी रुचि वाले लोगों का एक समूह और वैसा ही वातावरण बनाना है। छठा, ऑनलाइन बात करने के साथ साथ फिजिकली भी लोगों से मिलना शुरू करें। सातवां, कभी कभी बिना काम के भी लोगों से उनके हालचाल पूछने के लिए उनसे बात करिए और मिलने जाइए। आठवां, दूसरों को प्रोत्साहित करें। नौवां, दूसरों को क्षमा करिए और यदि अपनी भी कोई गलती है तो उसे मानिए। 10वां, सबसे मिलजुल कर रहें। 11वां, अपने संबंधों की मधुरता के लिए अपने संबोधन को मधुर रखिए। 12वां, उन सार्वजनिक स्थानों पर अधिक जाना चाहिए जहां आपकी रुचि के लोग आते हों। 13वां, यदि अयोग्य सुनना नहीं चाहते हो तो अयोग्य बोलना भी बंद कर दीजिए। इन छोटे छोटे बदलावों से ही जीवन में खुशियां लौट आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 के तीसरे असेसमेंट की ओर। इस असेसमेंट का शीर्षक है अपने तो अपने होते हैं। यह अभ्यास आपके रिश्तों, आपके अपनेपन और आपके भीतर के मनभेद को गहराई से समझने के लिए बनाया गया है। इस असेसमेंट में 3 प्रश्न हैं। इन तीनों के उत्तर आपको अपनी रिलेशनशिप्स को और भी खूबसूरत बनाने में मदद करेंगे। सभी उत्तर टेंशन फ्री लाइफ बुक के खाली स्थानों में लिखिए। पहला, अगले 7 दिनों में आप किन चहेतों के साथ समय बिताना चाहते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है? उनके नाम लिखिए और उनके साथ कोई खास बात, महत्वपूर्ण बातचीत या कोई जरूरी काम जिसे आप पूरा करना चाहते हैं उसे भी लिखिए। यह सूची आपके दिल के सबसे करीब लोगों की सूची है। दूसरा, आप अपने भीतर चल रहे मनभेद को कैसे खत्म करेंगे? सोचिए, क्या वह अहंकार है, गलतफहमी है या अधिक अपेक्षा है? अब लिखिए, आप मनभेद मिटाने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे? तीसरा, अपेक्षा को समझना क्यों जरूरी है? अपेक्षा ही सुख दुख को बदल देती है। जब अपेक्षा का स्वरूप समझ आता है, रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अपना उत्तर लिखिए। आपके जीवन में यह समझ क्यों महत्वपूर्ण है? इन सभी उत्तरों को टेंशन फ्री लाइफ बुक में साफ साफ लिखिए। अब हम आज की चुनौतियों की ओर चलते हैं। आज का चैलेंज है मैं और मेरा की जगह हम और हमारा बोलना है। शब्द बदलते ही रिश्तों में अपनापन बढ़ जाता है। आज पूरे दिन इस अभ्यास को कॉन्शियसली फॉलो करें। यह अभ्यास आपके संबंधों को और आपके मन को दोनों को बहुत सुंदर बना देगा। इसी के साथ चैप्टर 9 का तीसरा असेसमेंट समाप्त होता है। अभी तक आपको बताए ये सामान्य लक्षण तो खुश व्यक्ति में पाए ही जाते हैं। इसके साथ ही पाए जाने वाले कुछ विशेष लक्षण भी संक्षिप्त में बता रहा हूं। पहला, जीवन के अच्छे बुरे सभी प्रसंगों में शांत रहते हैं। दूसरा, सच्चे सुख में तथा उसके साधनों में अत्यधिक उत्साही रहते हैं। तीसरा, सुखी शांत व्यक्तियों से भरपूर अनुराग, निस्वार्थ वात्सल्य और प्रीति रखते हैं। चौथा, जिन कार्यों का फल दुख ही आने वाला है उनसे दूर ही रहते हैं। पांचवा, सभी जीवों के प्रति उपकार, मैत्री
और भाईचारे का भाव रखते हैं, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखते हैं। छठा, अपनी सत्ता को स्वीकार करने के साथ साथ दूसरे की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं, किसी की सत्ता को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। सातवां, बहुत ज्यादा किसी की निंदा आलोचना में नहीं उलझते हैं। आठवां, संशय और भय में जीवन नहीं जीते हैं। नौवां, अपने कर्तव्य से अधिक फल की इच्छा नहीं रखते हैं। 10वां, अपने आप को किसी एक गुण से महान तथा सामने वाले को कुछ दोषों से भी दीनहीन बेकार नहीं मानते हैं। 11वां, असारभूत को सारभूत नहीं मानते हैं। 12वां, चली आ रही गलत परंपराओं के हठाग्रही नहीं होते हैं। 13वां, अपने दोषों को पहचान कर उसे दूर करते हैं तथा सामने वाले के दोषों को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करते हैं। 14वां, यदि कोई योग्य व्यक्ति दुखी, परेशान होकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहा हो तो उसकी सहायता करके उसे पुनः सुख के मार्ग में लगाते हैं। 15वां, सच्चे सुख के स्वरूप को समझकर उसे अपने जीवन में प्रकट कर अपने जीवन से, वचनों से और कार्यों से उस सुख के सच्चे मार्ग को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 के अंतिम असेसमेंट की ओर। यह अध्याय और यह असेसमेंट आपके भीतर मौजूद सत्य, गुण और लक्षणों को देखने, समझने और अपने जीवन में प्रकट करने की अद्भुत प्रक्रिया है। चलिए असेसमेंट की शुरुआत करते हैं। इस असेसमेंट में एक ही प्रश्न है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा है। आपको अपने भीतर देखना है, आप में कौन कौन से गुण या लक्षण मौजूद हैं जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, और यदि कोई लक्षण कम है या अभी नहीं है तो आपको उसे शांति से समझकर अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना है। अब गहराई से सोचें और अपना उत्तर टेंशन फ्री लाइफ बुक के खाली स्थानों में लिखिए। अब नीचे दिए गए 2 बिंदुओं में अपना एक्शन प्लान लिखिए। ये 2 कदम आपके गुणों की यात्रा शुरू करेंगे। इसी के साथ चैप्टर 9 का अंतिम असेसमेंट पूरा होता है। इस अध्याय के सभी असेसमेंट्स आपके मन को शांत करने, रिश्तों को बेहतर बनाने और संपूर्ण जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेंगे। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां आपकी यात्रा और भी गहरी और भी सुंदर होने वाली है। तब तक शांत रहें, सुखी रहें और तनाव से मुक्त रहें।